आपके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, 2026-27 का बजट प्रकाशित हुआ है और चिर प्रतीक्षित लॉन्ग अवेटेड बजट है, क्योंकि यह बजट एक ऐसे क्राइसिस को फेस करने आया है, जैसा कि आप हमारे टाइटल में देखेंगे कि अ जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक चैलेंज। मैं अभी आपके सामने कोई डायग्राम बनाकर नहीं दिखा सकता, लेकिन आप अपने मन में एक डायग्राम खींचते जाएंगे। आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब आप बजट स्पीच सुन रहे होंगे, जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट को भी सजेस्ट किया था, मैंने कहा था कि संयोग है, सुखद संयोग है कि आज संडे है। इवन इफ अगर आज मंडे होता, ट्यूसडे होता, कोई भी डे होता, तो मैं जरूर छुट्टी करता खुद भी बजट देखने के लिए, और अपने स्टूडेंट्स को मैं चाहता कि वो बजट देखें और प्रबुद्ध हों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 11 o'clock से शुरू हुआ और आपने जब चैनल खोला होगा, तो आपने देखा होगा कि जो इससे पहले एक एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, 19वीं सेंचुरी का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली का एक कोट मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइज डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब एक तो आंकड़े, गलत आंकड़े और जो सांख्यिकी होते हैं वो मिसलीड करने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। लेकिन नहीं, ये हमारे नेशन के लिए ये आंकड़े बहुत कामयाब आंकड़े हैं और हमें इन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब आप गौर कर रहे होंगे एक स्टूडेंट के तौर पर, या आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप एकेडमिक्स के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, और आपने जब बजट पर निगाह डाली होगी, तो आपने देखा होगा मैडम बोलती जा रही हैं, आंकड़े पर आंकड़े निकल रहे हैं, उनके मुख से आंकड़े झर रहे हैं, और आपके जो न्यूज़ चैनल है उसके जस्ट साइड में आंकड़े लिखते जा रहे हैं। आप भी आंकड़े लिखेंगे, अगर यहां तक हो तो गनीमत है। लेकिन जब आप यहां से फिर क्लास में जाओगे, जहां भी आप बजट का क्लास करोगे या फिर आप इकोनॉमिक सर्वे का क्लास करोगे, वहां भी आपका सामना आंकड़ों से ही होगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, यही संदेश देता हूं, और मैं खुद भी चाहता हूं कि ईश्वर मेरे स्टूडेंट्स को आंकड़ों के दबाव से बचाएं, क्योंकि डेटा का अपना कोई स्वतंत्र एक अस्तित्व नहीं होता है। डेटा महज एक एग्जाम्पल होता है, डेटा का एक कॉन्सेप्चुअल यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो चलिए हम एक मन का डायग्राम खींचने की कोशिश करते हैं। आप लोग हमारे इस डायग्राम को फॉलो करिए। जैसे सबसे पहले आप दीजिए जियो पॉलिटिकल चैलेंज, और उसके बाद आप एरो बनाइए और लिखिए जियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। देखिए, ये जियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात है, भू आर्थिकी स्ट्रेंथ की बात है। एक इंडिया, एक राष्ट्र के रूप में हमें भू आर्थिकी स्ट्रेंथ को प्रूव करना है। लेकिन हां, यह भू आर्थिकी या जो जियो इकोनॉमिक हमारा स्ट्रेंथ है वो तभी प्रूव होगा जब हम जियो पॉलिटिकल फ्रंट को फेस कर, जब हम जियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अगर हमारे पास होगा, तभी हम जियो पॉलिटिकल चैलेंज को काउंटर कर पाएंगे। जैसे देखिए, एक बार हमारे सामने यह मुसीबत आई थी। थोड़ा सा 1 मिनट में आपको इतिहास में ले चलना चाहूंगा, बहुत देर वहां नहीं रखूंगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। जब 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था और हम फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, तो हुआ था ऐसा कि जब हम फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, तो फिर एक समस्या खड़ी हो गई थी। और वो समस्या यह खड़ी हुई थी कि जैसे हम देखिए, एक्चुअली 1965 में मैं आपको ले चलता हूं। उस समय का एक वाकया है कि 1965 में भारत पाक वॉर हुआ था और हम फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। तो जब हम फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई हमारे साथ कि भाई, हम अमेरिकन PL 480 के तहत उसके द्वारा जो ग्रेन सब्सिडीज दी जा रही थी उस पर हम डिपेंड कर रहे थे। और 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, फिर अमेरिका की नीयत खराब हो गई और उसने इंडिया पर बंदिश लगा दिया। लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट था, उसने हमें एक जियो पॉलिटिकल चैलेंज दे दिया। मुद्दा थी हमारे खाद्यान्न की, लाइवलीहुड की। हमारे भारतीय लगभग
टन गेहूं आते थे तो हमारा एक तरह से नेशनल ग्रेन्स एक्सपेंडिचर पूरा होता था। उसने हम पर बंदिश लगा दी, जिसको एक कोट किया जाता है फूड फॉर शिप फॉर माउथ। शिप फॉर माउथ का मतलब हुआ कि हम एक एक शिप आपको सहायता तब देंगे जब आप फॉरेन पॉलिसी में हमें सपोर्ट करोगे। अब आप बताइए, ये तो बिल्कुल से हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट की परीक्षा थी कि भाई हम अमेरिकी विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में वी हैव टू फॉलो यूएसए इन टोटो, हमें उसका पिछलग्गू बनना है, फिर हमें वो ग्रेन्स का रियायत मिलेगी। तो ये हमारे लिए मंजूर नहीं था। तो उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। अब इस कहानी को हम भूलिए, आप प्रेजेंट प्रकरण में आइए। यूएसए ने एक बार डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट हुए तो हमारी बहुत सारी उम्मीद लगी हुई थी, क्योंकि पहले टेन्योर में हादी मोदी और बहुत सारे वो ऐसे तमाशे कर चुके थे जो कहीं ना कहीं हमें गलतफहमी हो गई थी कि ट्रंप मोदी जी के सिंपैथाइजर हैं और इंडिया के दिल से करीब है और वो पाकिस्तान से भी दूरी बनाने में कामयाब होंगे। तो हम लोग उनसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और जब ट्रंप प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे तो खैर इंडिया का कॉन्शियस सिटीजन को तो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे, उनको अच्छा लगा कि चलो अब इंडिया के फेवर में कुछ काम होगा। उस पर ट्रंप महोदय अचानक से एक दिन उठते हैं, अनाउंस करते हैं कि भाई अमेरिका के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, अमेरिका को बाकी देश ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यूएसए से प्रॉपर इंपोर्ट नहीं कर रहे। फिर उन्होंने एक लिस्टिंग की और लिस्टिंग करके लगा टैक्स लगाने। तो पहले तो हमारे ऊपर 27% लगाया, फिर बाद में 25% किया। तो 25% टैक्स में हम लोगों को चलो कॉन्सोलेशन था, क्योंकि उसमें वियतनाम और बाकी देशों को उन्होंने 30% लगाया था। खैर चलिए, उसके बाद फिर उनकी नीयत खराब हुई और उन्होंने हमारे ऊपर एक बंदिशें कस दी, एक जियो पॉलिटिकल चैलेंज दे दिया। तब तक तो ये जियो इकोनॉमिक चैलेंज था, अब एक जियो पॉलिटिकल चैलेंज यह दे दिया कि आप रशिया के साथ अपने संबंध को ढीला कर लो और वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दो। देखो मैं आपको बताता हूं, रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा था, हालांकि आज वर्तमान में सस्ते तेल मिलना अब कम हो गया है, क्योंकि अब जो रशियन ऑयल है और जो गल्फ कंट्रीज के ऑयल है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत हद तक भर चुका है। अब वो कोई बहुत दूरी नहीं है। हम रशिया के साथ वो संबंध अमेरिका को खुश करने के लिए तोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जियो पॉलिटिकल चैलेंज का है। आखिर हम कैसे कर सकते हैं? तो हम पर 25% टैरिफ और भी उन्होंने स्लैब कर दिया, 50% टैरिफ हुआ। अब इंडियन इकोनॉमी के सामने कितनी बड़ी क्राइसिस थी, वो तो एक अलग चीज हुई। मुद्दा यह है कि क्राइसिस का मूवमेंट तो चलिए, उनका गेम तो शुरू हुआ मार्च से ही, जून में, फिर अगस्त में फिर उन्होंने टैरिफ लगाया। तो फिर हुआ ऐसा कि जब उसका इंपैक्ट जब आने वाला था 2025-26 का, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे ने प्रकाशित किया, तो भाई कहा कि देखिए यहाँ पर हम -5%, तो अपने लक्ष्य से आगे ही रहे। 6.5% का हमारा आंकड़ा था और 7% तक का ग्रोथ हमारा पहुंच गया। और इस बार हमने देखा कि भाई कुछ भी हो, अमेरिका ने हमारे साथ चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन हम 6.8% से 7.2% को टच करने जा रहे हैं 26-27 में मिनिमम। तो अब मुद्दा देखिए, अभी इसमें दो है। अब हमारे स्टूडेंट्स ने पहले एक डायग्राम बनाया जियो पॉलिटिकल, फिर उसको एरो बनाया जियो पॉलिटिकल चैलेंज, फिर जियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। जियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में आप दो कोड डालिए, एक डालिए डोमेस्टिक, उसको एरो खींचिए, दूसरा आप डालिए एक्सटर्नल विदेशी, उसमें एक एरो आप खींचिए, यानी एक्सटर्नल सेक्टर, इंटरनल सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर। अब डोमेस्टिक सेक्टर जो आपका घरेलू क्षेत्र है उसमें आइए। उसमें आपको दो चीजें होगी। सबसे पहले मांग, डिमांड एंड प्रोडक्शन। तो एक उसमें भी दो सब पार्ट बनाइए, एक बनाइए मांग, एक बनाइए प्रोडक्शन। अब डिमांड हमारी इकोनॉमी में जिस समय अमेरिकन चैलेंज हुआ तो इंडिया के बारे में तो कहा जाता है, हमने उस समय भी जब ग्रीन रेवोल्यूशन तब शुरू किया जब हमें क्राइसिस का सामना करना पड़ा, तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी क्राइसिस थी। क्राइसिस ये थी कि अमेरिका से हमारा $46 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस था, वो ट्रेड सरप्लस जाने वाला था। अब मुद्दा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक्सटर्नल सेक्टर में अगर हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होता है और हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, यानी हमें जैसे चालू खाता घाटा अगर बढ़ता है, तो चालू खाते घाटे को का सामना करने में हमें इतनी सारी एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा कि राजकोषीय घाटा भी बढ़ता चला जाएगा।
फिर हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। अब एक्सटर्नल सेक्टर खराब होगा तो हमारा घरेलू बाजार भी खराब होता चला जाएगा। दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में तो फिर हमारी इकोनॉमी बच नहीं पाएगी। तो इस क्राइसिस का जैसे 91 के क्राइसिस का हमने सामना किया था, जैसे 1965 के क्राइसिस का सामना किया था, तो उस क्राइसिस को सामना करने के क्रम में पहले गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमको डिमांड क्रिएट करना है। खैर चलिए, डोनाल्ड ट्रंप की क्राइसिस से पहले ही गवर्नमेंट को एक सुखद स्थिति यह हो गई थी, क्योंकि देखिए मुद्दा ये आ रहा था कि जब से कोविड-19 हुआ था, मैं आपको थोड़ा पीछे इसलिए लेकर चल रहा हूं क्योंकि देखिए बजट का मतलब होता है आंकड़े, और बजट में हमें केवल आंकड़े नहीं देखना है। बजट एक स्ट्रक्चर होता है, बजट एक ऑब्जेक्टिव होता है, बजट एक नेशनल कमिटमेंट होता है, बजट हमारा एक फ्यूचर इकोनॉमी का एश्योरेंस होता है। तो बजट ऐसा नहीं कि केवल आंकड़े हैं, उसको बजट को समग्रता से समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे को भी निगाह में रखना पड़ेगा, फिर थोड़ा आगे आना पड़ेगा, फिर थोड़ा आगे संभावना भी टटोलनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट बजट का वर्जन है, बजट गवर्नमेंट का वर्जन है। तो जो बजट में जितने आश्वासन और प्रॉमिसेस दिए गए हैं वो बजट में पूरे हो जाएंगे या उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां बनी रहेंगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हुआ ऐसा कि चलिए जब कोविड-19 के बाद हमारी इकोनॉमी में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड सा देखने लगा, तो उसके बाद लगभग 2021 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस समय हमारा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा तो आप सभी लोग जानते ही हो, मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में ये सब चीजों को बहुत अच्छे ढंग से कर दिया है कि आपका जो रेवेन्यू आपका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब आपका जो वार्षिक जो टैक्स है और जो सरकारी व्यय है, तो उसमें जो गैप आता है वही राजकोषीय घाटा पैदा करता है। अगर हमारे पास आमदनी कम होगी, खर्च ज्यादा होगा तो राजकोषीय घाटा होगा। तो कोविड-19 के समय सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी बचाना था, हेल्थ तो बचाना ही था, इकोनॉमी बचाना था। तो हम उस समय बहुत ज्यादा सब्सिडीज, बहुत ज्यादा सपोर्ट बहुत सारे सेक्टर को किया। तो 9.2% पर हमारा चला गया था राजकोषीय घाटा, जो अपने आप में बहुत इलस्ट्रियस था। लेकिन वो केवल हमारी ही समस्या नहीं थी, पूरे वर्ल्ड की समस्या थी। फिर वहां पर गवर्नमेंट ने टारगेट लिया, एंड क्रेडिट शुड बी गिवन टू गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, कि गवर्नमेंट धीरे धीरे राजकोषीय घाटे को कम करता वायदे के अनुसार चला गया। और पिछले साल यह किया गया था कि भाई 4.5% तक हमको लाना है। आज गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने राजकोषीय घाटा को 4.4% तक रख दिया है। तो 2025-2026 के बजट में, चलिए ये बहुत बड़ी बात हुई। अब राजकोषीय घाटा को सरकार ने कम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बहुत सारे फ्री बीज भी दिए हैं। इस बीच सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया है, सब्सिडीज भी दी है, तो उसकी भी मात्रा कोई अच्छी खासी रही है। लेकिन इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने के बाद, और सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने के लिए सब आवश्यक था, क्योंकि आप देखो आपकी अर्थव्यवस्था में मांग कब होती है? मांग 2-3 स्थिति में होती है। एक यह होती है कि लोगों के पास लिक्विडिटी है, मतलब लोगों के पास तरलता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है। तो परचेजिंग पावर कितने तरीके से आ सकता है? तो एक तरीका यह हो सकता है कि भाई सरकार डायरेक्ट लोगों को सब्सिडीज दे दे, सरकार डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर कर दे, सरकार लोगों के हाथ में पैसे दे दे, तो लोग खर्च करेंगे। एक मॉनेटरी रास्ता भी है कि बैंक रेपो रेट में कटौती करे और मार्केट में तरलता को ज्यादा छोड़े, तो लोग सस्ते लोन लेंगे, खर्च करेंगे। यह भी एक तरीका है। लेकिन सरकार जो खर्च देती है उसको राजकोषीय उपाय कहते हैं, बैंक जो अपना प्रयास करती है उसको मौद्रिक उपाय कहते हैं। हाँ, माना जाता है अगर केनेसियन फॉर्मूला को आप अपनाओगे, जो मैंने कई बार कहा है, तो सरकार के द्वारा जो दी गई राशि होती है वो निश्चय ही बड़ी होती है और वो डिमांड को ज्यादा क्रिएट करती है अपेक्षाकृत जो हम मॉनेटरी रूट से आगे बढ़ते हैं। मतलब कि बैंक अगर ब्याज कम करके अगर लोगों तक पैसा पहुंचाता है तो अभी लोग लोन लेने में थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन सरकार अगर दे रही होती है तो लोग बड़े उत्साह से लेते हैं और खर्च भी करते हैं। तो एक तो ये तरीका है, ये तरीका बहुत भद्दा तरीका है, डैमेजिंग तरीका है, ये शॉर्ट टर्म है।
और ये ओवरऑल इसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है अच्छा नहीं होता है। दूसरा तरीका है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करिए, रोजगार सृजन करिए। जितना बढ़िया आप रोजगार सृजन करेंगे तो लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगा और लोग इकोनॉमी में मांग क्रिएट करेंगे। वो बहुत अच्छा तरीका है। एक तरीका गवर्नमेंट यह करती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई देखो ये सारा दायित्व तो हमारी सरकार का ही तो नहीं है, निजी क्षेत्र का भी है, तो प्राइवेट सेक्टर आ गया है, प्राइवेट सेक्टर भी खर्च करे, हम लोग मिलजुल कर इसको करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट में जब प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट करती है तो कई बार क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं आती है, और प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे भी होते हैं लेकिन वॉच करती रहती है। और आज की तारीख में तो मैं स्टूडेंट्स, भूमंडलीकरण का जो ये ग्लोबल जो सिस्टम मॉडल कायम हो गया है, और जब अब हमारे कैपिटलिस्ट के पास बहुत सारे विकल्प हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे कैपिटलिस्ट अब क्या करते हैं कि हमारे देश में निवेश करने के बजाय विदेश में ज्यादा निवेश करने लगते हैं। तो एक नई समस्या आ गई है ग्लोबलाइजेशन के बाद। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने कैपिटलिस्ट को किसी तरह से हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करें, किसी तरह से उसको रोजगार संवर्धन में इन्वॉल्व करें, R&D रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करें। तो आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे खींचोगे? तो इसके लिए अभी भी जो केनेसियन इकोनॉमिक्स है उसको मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर ये मैं मानता हूं कि एक तरह से उसको तो कहा जाता है केनेसियन इकोनॉमिक्स, बट नाउ इट हैज रियली बीन a classical model for employment generation। इसको दुनिया में चाहे केन्स की लोग कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन जो भी विपत्ति में होता है, जो भी इकोनॉमी क्राइसिस में होती है, वो केन्स का रास्ता जरूर टटोलती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, यानी कैपेक्स को। कैपिटल एक्सपेंडिचर का हुआ कि हम पैसा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो थोड़ा घटिया टाइप का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर आप 1 रुपया खर्च करेंगे तो आपको 1 रुपये की आमदनी होगी, 1 रुपया लोगों तक पहुंचेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इफ यू आर जस्ट स्पेंडिंग 1 रुपी, इट मीन्स इट विल गिव रिटर्न टू 2.5 रुपीज। तो यह आपको 1 रुपये के बजाय 2.5 रुपये का मुनाफा देता है। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़िया माना जाता है। तो गवर्नमेंट लगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लेके आएगा। दुर्भाग्य से प्राइवेट सेक्टर अभी तक पैसा लेके नहीं आ पाए। गवर्नमेंट कैपेक्स को बढ़ाता गया 10 लाख करोड़। पिछले साल 2025-26 में हमें याद है कि 11.2 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने खर्च किया। अब आइए इस बजट पर। अब इस बजट में सरकार ने मांग का सृजन करने के लिए क्या किया है? तो सरकार ने मांग का सृजन करने के लिए सबसे पहला किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। यानी अभी आप डोमेस्टिक पर हैं, मैं फिर फॉरेन पर भी चलूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया 11.2% से उसको बढ़ा के 12.2%, मतलब 1 लाख करोड़ रुपीस को बढ़ाया। इससे डिमांड क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और उम्मीद की जा रही है, अब डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर के मूड पर, क्योंकि पीछे प्राइवेट सेक्टर ने उतना, निजी क्षेत्र ने उतना उत्साह नहीं दिखाया जितना हम लोगों ने उम्मीद की थी कि वो निवेश लेकर आएगा, नहीं आया। लेकिन हां, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि चलिए प्राइवेट सेक्टर आएगा और वह शायद ज्यादा निवेश करे, तो ये एक समस्या दूर होगी। अब पिछले बजट से इस बजट में यही चीज ज्यादा दिखता है मांग सृजन में। रह गई रोजगार संवर्धन की बात, तो दुर्भाग्य यह है कि पिछला 2025-26 में हमने अमेरिकन टैरिफ के बाद भी जीडीपी को मेंटेन रखा। तो जीडीपी को कैसे मेंटेन रखा? तो घरेलू बाजार से रखा। तो आप कहेंगे भाई अमेरिका जो निर्यात में कटौती की या उसने जो टैरिफ लगाया, तो एक तो उसका पूरा प्रभाव आया नहीं है। मैं स्टूडेंट्स आप जानते ही हो कि उनका 50% का जो स्लैब है वो रन किया अगस्त ऑनवर्ड्स, और अभी कितने महीने हुए ही हैं, तो उसका पूरा प्रभाव तो आया नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने उसमें बहुत हद तक मेकअप किया है, और वो मेकअप वैसे किया है कि हमने जो अमेरिका जो मर्चेंटाइज गुड्स में जो गिरावट आई है उसको हमने सर्विस सेक्टर से कुछ हद तक पूरा किया है। और रेमिटांसेस का आशय हुआ कि जो हमारे मतलब जो एनआरआई है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं, जो कहीं और जॉब करते हैं, उन्होंने जो अपना
पैसा भेजा है भारत में रेमिटांसेस के रूप में, उन्होंने जो प्रेषण, उसको हिंदी में प्रेषण बोलते हैं, प्रेषण जो भेजा है उसने हमारी इकोनॉमी को बहुत हद तक सहारा दिया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि मांग सृजन करने के लिए पिछले साल 11.2 लाख करोड़ उसने बजट में ऑलरेडी एक्सपेंडिचर किया था, जबकि अमेरिकी प्रॉब्लम तब नहीं आया था। दूसरी बात क्या है, एक कहावत है कि अगर सोची सदा सुखी। शायद गवर्नमेंट को पता नहीं, ये अंदेशा हो गया था कि ये वर्ष हमारा बुरा बीतने वाला है, क्योंकि पिछले साल भी एक तरह से वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्तर पर थोड़ा सा मंदी का चांस दिख रहा था। इससे पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि केनेसियन अर्थशास्त्र के आधे प्रिंसिपल को ही मानती थी। केनेस ने दो चीजों का सुझाव दिया था कि अगर आपके बाजार में मांग कम हो रही है तो आप सरकारी खर्च को बढ़ाइए और टैक्स की राशि को कम करिए, जो पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था 2019 में ही, जिस समय कोविड-19 आया भी नहीं था, तो एडवांस में ही कॉर्पोरेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब पूंजीपति जो वर्ग है, जो उत्पादक वर्ग है, उसको गवर्नमेंट ने पहले ही राहत दे दी थी 2019 में, कि जब गवर्नमेंट ने उसे कॉर्पोरेट रेट में कटौती कर दी थी। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि हम पूरे कोविड-19 के समय को झेला, गवर्नमेंट ना तो पर्सनल इनकम टैक्स में कोई कटौती की, और हम लोगों को भी उम्मीद थी, हम लोग जो कोचिंग संस्थान वाले थे, क्योंकि उस समय हम लोगों को ऑनलाइन ही करना पड़ा था और बहुत चैलेंजेस कोविड-19 के टाइम में हम लोगों को भी झेलना पड़ रहा था, तो हम उम्मीद कर रहे थे गवर्नमेंट कम से कम सर्विस टैक्स को थोड़ा कटौती करे, थोड़ा रैशनलाइज करे, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने कोई राहत हमें नहीं दी। पिछले साल के बजट में गवर्नमेंट ने, अब वैसे तो देखो 8 से 12 लाख का जो स्लैब था टैक्स का, इन पर्सनल इनकम टैक्स का, उसमें 10% का उसमें टैक्स लगना था, लेकिन उसमें एग्जेम्पशन का जो प्रावधान था उसके मुताबिक एक व्यक्ति 12 लाख रुपए तक अपना व्यक्तिगत आयकर टैक्स फ्री कर सकता था। तो कुल मिलाकर उसने लोगों को 12 लाख रुपए तक खर्च करने की राहत दी थी। ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो एक तरह से व्यक्तिगत इनकम टैक्स में उसने कटौती कर डाली। दूसरा उसने क्या किया कि ये तो खैर अमेरिकी क्राइसिस से पहले, जब अमेरिकी क्राइसिस आई तब गवर्नमेंट के दिमाग में एक अचानक से ये चीज आई, जबकि हमारे यहां आप देखिए 2017 में ही जीएसटी लागू हुआ था। कई बार जीएसटी काउंसिल ने भी सुझाव दिया था, स्टेट गवर्नमेंट ने भी सुझाव दिया था, और बहुत बार बड़े विशेषज्ञ कह रहे थे कि देखिए हम लोगों का जीएसटी का रेट बहुत ज्यादा है। अब सीन गुड्स पर तो छोड़िए 40% तक है, बाकी भी कुछ प्रोडक्ट्स है जिस पर 28% था लग्जरी गुड्स के ऊपर। उसके बाद उसका एक स्लैब 18% का था, एक स्लैब 12% का था, एक स्लैब 5% का था, एक स्लैब 0% का था। तो गवर्नमेंट ने इसको रैशनलाइज करके दो ही उसको स्लैब को रखा, 18 और 12% का स्लैब रखा। तो कुल मिलाकर उसने टैक्स को रैशनलाइज किया और टैक्स की राशि कम की। जिसी समय आप देखेंगे इस बार दीपावली के समय जो दशहरा और दीपावली का पर्व हुआ, उसमें इंडिया ने रिकॉर्ड, इंडिया के कंज्यूमर्स ने तोड़ दिया, इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर किया और इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मांग आई। तो गवर्नमेंट ने यहां टैक्स को रैशनलाइज किया। अब हुआ ऐसा कि जब, ध्यान करिए, जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाई और तब हुआ कि भाई अब हमें अपने निर्यात को बढ़ाना है, तो निर्यात को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो 2-3-4 सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की बात हुई। एक तो हमें विनिर्माण क्षेत्र को दुरुस्त करना होगा, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए 2021 के बाद ही गवर्नमेंट ने कुछ एक ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पहले ही लागू कर दिया था। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है तो उसे लागू कर दिया था, तो उसमें बहुत सारे सेक्टर में लागू हो चुके थे वो, तो वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब हुआ कि भाई चलो हमको विनिर्माण को और भी डेवलप करना है, तो उसको क्या करना होगा, तो फिर इंडिया पर यह चार्ज आया, या अमेरिका ने भी चार्ज लगाया। फिर हम लोगों ने अपना आत्मान्वेषण किया। फिर हमारे बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं, जैसे आप देखेंगे तो जगदीश भगवती जैसे अर्थशास्त्री हैं, या फिर आप देखेंगे तो अरविंद पानगरिया जैसे इकोनॉमिस्ट हैं जो फ्री ट्रेड के प्रशंसक हैं। तो उनका मानना है कि इंडिया का जो आयात कर है, जो इंपोर्ट टैक्स, वो अभी बहुत ज्यादा है, और जब तक हम इंपोर्ट टैक्स को कम नहीं करेंगे हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। ये बात हुई।
कि जब तक हम इंपोर्ट टैक्स को कम नहीं करेंगे हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टेबल गुड्स हैं जिनका इनपुट हमारा महंगा हो जाता है, तो हमारा उसका आउटपुट भी महंगा हो जाता है, तो कॉम्पिटिटिव वो नहीं रह जाता। अब एक बात मैं उदाहरण में आपको बताना चाहूंगा, जैसे सपोज करिए कि भाई हम कलकत्ता से यार्न मंगा रहे हैं, मतलब धागे मंगा रहे हैं, तो हमें थोड़ा महंगा पड़ रहा है। और अगर हमें बांग्लादेश से, वियतनाम से या किसी ऐसे कंट्री से सस्ते मूल्य पर धागे मिल जाते हैं, तो धागे मिल जाने के बाद तो हमारा इनपुट सस्ता हो जाएगा। लेकिन इनपुट सस्ता इसलिए नहीं हो पाता कि गवर्नमेंट ने उस पर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा रखा हुआ है। गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट टैक्स में कटौती कर ले तो हमारा इनपुट सस्ता हो जाएगा, तो वो और भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसलिए भाई अगर आपको निर्यात बढ़ाना हो तो आप पहले आयात की राशि में कटौती करिए। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री इसके पक्षधर थे। इस बार गवर्नमेंट को ऐसा लगा, तो गवर्नमेंट ने पहले ही इस तरह की घोषणा कर दी थी। इकोनॉमिक सर्वे में भी संकेत दे दिया था कि इस बार हम कस्टम ड्यूटीज को रैशनलाइज करेंगे। जो गवर्नमेंट ने इस बजट में किया, जो आपको दिखा भी कि उसने कॉमन वे में भी, आप देखिए कैंसर ड्रग्स में से अभी इतने को टैक्स कम किया, तो अब कैंसर ड्रग को क्यों, कैंसर ड्रग्स जैसे चीजों को आयात कर कम किया, या बहुत सारे इस तरह से मेडिकल अप्लायंसेस में कम किया, तो हम उसकी तारीफ बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करते हैं कि भाई कैंसर ड्रग्स वैसे भी ऐसी चीज है कि उसको कंप्लीटली आयात फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि जिसको ये बीमारी होती है उसके फैमिली को क्या झेलना पड़ता है वही समझता है। और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, और जो अमीर भी हैं, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि दे नीड सिंपैथी, उनको तो हम नहीं ऐसा मानते। लेकिन जो वैसे भी जो नॉर्मल जो इंपोर्टेबल आइटम्स थे उसमें टैक्स को 20% से 10% सीधे आधा कर दिया गया। तो ये बहुत रैशनल स्टेप है, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा इनपुट सस्ता हो जाएगा, विनिर्माण में एक बहुत अच्छी चीजें हो जाएगी। तो विनिर्माण में ये हो रहा है। अब देखिए, अब मांग बढ़ने में मैंने क्या कहा, टैक्स को रैशनलाइज किया गया, एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया, ये पहले ही किया गया था। इस बजट में एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 12 लाख करोड़ तो कर दिया गया कैपेक्स को, लेकिन टैक्स को नहीं टच किया गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कस्टम ड्यूटीज की बात नहीं कर रहा हूं, तो आयात शुल्क हुआ। जो पर्सनल इनकम टैक्स है, मध्य वर्ग के कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भाई इस बार भी कुछ टैक्स में कटौती होगी। गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा यही किया कि टैक्स को थोड़ा सा रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज इस सेंस में किया, कम नहीं किया, मतलब उसको थोड़ा सुगम बना दिया, सहज बना दिया। तो उसने क्या किया, तो 2025 में ही आयकर कानून हमारी संसद ने पारित की थी। उसने कहा कि अब 1 अप्रैल 2026 से 1961 के इनकम टैक्स लॉ की जगह अब 2025 का इनकम टैक्स लॉ लागू होगा, जिसमें लोगों को टैक्स का रिटर्न भरने का टाइम ज्यादा दिया जाएगा, उनको कम हेड्स दिए जाएंगे, टैक्स भरने के कॉम्प्लिकेशंस को कम किए जाएंगे। चलिए, इतना भी आपने किया, बहुत मेहरबानी हुई। लेकिन जो यह उम्मीद लगाकर बैठे थे कि भाई जो टैक्स की राशि कम होगी, उनको गहरी निराशा हुई, और वो थोड़ा सा इस बात के लिए पीड़ित है कि गवर्नमेंट ने डिमांड क्रिएट करने के लिए इस बार स्टेप ऐसा नहीं लिया। लेकिन हमें या हमारे स्टूडेंट्स को पहले से ही लग रहा होगा, जो हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, कि गवर्नमेंट इस बार अब टैक्स कम करने के मूड में नहीं थी, ना तो पर्सनल इनकम टैक्स, ना जीएसटी या इस तरह के कोई टैक्स हो। क्योंकि देखिए, वजह क्या है कि अब गवर्नमेंट के पास स्पेस, फिस्कल स्पेस नहीं है। अब देखिए, इस बार गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि हम अब अपने फिस्कल डेफिसिट को 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में कम करके 4.3% करेंगे। तो 4.3% करेंगे तो आप और भी कम करने जा रहे हो, और हमें तो उम्मीद है कि 4.3% का अगर टारगेट आप टच कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे उसमें डाउट है कि आप कैसे कर लेंगे उसको 4.3% पर। हमें व्यक्तिगत तौर पर डाउट हो सकता है गवर्नमेंट ये मिरेकल कर दे। क्योंकि देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं आपको कि हमको उम्मीद थी गवर्नमेंट इस बार मैसिव डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। आप लोग भी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इस बार गवर्नमेंट विनिवेश करने वाली है, बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। कई एक्सपर्ट सुझाव दे रहे थे गवर्नमेंट क्यों नहीं पब्लिक सेक्टर का विनिवेशीकरण करती है, क्यों पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपना शेयर बचाया हुआ है।
तो विनिवेशी करण क्या है, गवर्नमेंट अपना शेयर मार्केट में बेचे और उसे जो पैसा आएगा वो एक तरह से यही चीज है कि आप अपने बैंक अकाउंट के पैसे को निकाल रहे हो या आप अपने लैंड को बेच करके पैसे को निकाल रहे हो, तो उससे वो अपनी जो राजकोषीय घाटा है उसकी भरपाई करें। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कि विनिवेश नहीं बिल्कुल है, लेकिन अलग से इस बजट में विनिवेश की कोई अलग घोषणा नहीं हुई। एक कॉमन जो गवर्नमेंट का फंड जुटाना है उसी का वो पार्ट हो सकता है, बट गवर्नमेंट हैज नॉट स्पेसिफाइड द फैक्ट कि भाई वो विनिवेश करने जा रही, इस तरह की चीज। तो अब है कि गवर्नमेंट कहां से पैसे लाएगी। तो एक तो है कि भाई गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो ग्रॉस जो लोन होगा, जो हम मार्केट से जो हम ग्रॉस लोन उठाएंगे वो 11.7 करोड़ के करीब उठाएंगे, जो 4.3% का है, और नेट है वो 11 पॉइंट समथिंग, सम 11.2 या 3 करोड़ के करीब होगा। तो चलिए, तो गवर्नमेंट का इतना घाटा होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कह रही है कि पब्लिक सेक्टर का जो मुनाफा आएगा और जो डिविडेंड्स बाकी जो हमारा है वो है, और जो व्यक्तिगत जमा है लोगों का वो हमारे पास जो आएगा, और इसके अलावा एक उम्मीद है आरबीआई से और विभिन्न बैंकों से जो उसका मुनाफा होगा। पिछले साल तो सरकार को आरबीआई ने बड़ी मेहरबानी कर दी थी। गवर्नमेंट कहां उम्मीद कर रही थी कि टोटल डिविडेंड्स और आरबीआई प्रॉफिट ये सब मिला के 2.56 ट्रिलियन रुपीज आएगा, और केवल अकेला आरबीआई ने 2.79 ट्रिलियन रुपीज दे दिया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो वो बात तो उस समय हो गई। इस बार अब गवर्नमेंट 4.3% पर लाना चाह रही है। दूसरी बात है कि आप एक बात पर और गौर करिएगा, जैसे आपका फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंस कमीशन जो आपका 16वां वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट भी अब आज ही पार्लियामेंट में भी रखा गया है और कल तक प्रकाशित हो जाएगी। कल तक आपको देखने का पूरा मौका मिलेगा, हालांकि उसका तो आपको मुख्य हाइलाइट्स आ ही गया है। तो वो जो 16वां वित्त आयोग है वो लागू हो रहा है 2026 से 31 तक चलेगा। तो ये जो मतलब जो 16वां वित्त आयोग है, जो 16th फाइनेंस कमीशन है, वो 16th फाइनेंस कमीशन ने स्पष्ट रूप में एक बात कही, दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई, और जो बजट में इस बार लक्ष्य रखा गया है 2031 तक रखा गया है। जैसे बजट में पहले क्या होता था कि हम लोग पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ते थे, बजट डेफिसिट का है, इस बार 4.3% का डेफिसिट है, तो इस बार 5% का डेफिसिट है। उसने कहा कि नहीं, अब ये चीज नहीं चलेगी। अब बजट में तय यह हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी तय किया है कि अब बजट में ऐसा होगा कि अब होगा डेट टू जीडीपी रेशियो का आकलन। डेट टू जीडीपी रेशियो का आकलन और 2031 से माने ऐसा कर दिया जाएगा डेट टू जीडीपी रेशियो का, जो 2031 तक हम लोगों को पहुंचना है 50% +1% या -1%, माने 50%, माने 50 + 1% एंड -1%, मतलब कि 51% हो या 49% हो, इससे ज्यादा हम अब डेट को नहीं बढ़ने देंगे। हम 4.3% बोलते हैं तो बहुत अस्पष्ट लगता है। जब ये बात तय हो जाएगी कि नहीं, हम 50 + 1% या -1% से ज्यादा डेट नहीं करेंगे, उससे ज्यादा ऋण हम नहीं करेंगे अपने जीडीपी के रेशियो में, तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो जीडीपी का डेफिसिट है वो कम होकर हो जाएगा 3%। और अगर 3% हो जाएगा तो एफआरबीएम है ना, फिर दोबारा उस पर विचार होगा कि एफआरबीएम को फिर दोबारा एस्टेब्लिश कर दिया जाए, जो 2003 में वाजपेयी की गवर्नमेंट ने लाया था, है ना। तो वो अगर दोबारा लागू हो जाए, मतलब है कि एक लिमिट दे दिया जाएगा कि 3% से ज्यादा जीडीपी घाटा नहीं हो सकता है। तो हो सकता है 2031 तक हम इस लक्ष्य पर पहुंचे। लेकिन मैं इसमें एक बात, एक पेज और भी बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी आप लोग भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जो कि मैं अपने सारे बच्चों को आदत डलवाना चाहता हूं कि एक संपादकीय डेली पढ़ें, उससे आपका खुद का विजन स्पष्ट होगा। और अगर आपको यह लगता है कि मैं एक बार कोई मैगजीन में या सोशल मीडिया पर देखकर पढ़ लूंगा, तो मैं एक बात बता दूं, आपके मैगजीन में लिखते हैं वो कोई आपके सीनियर स्टूडेंट होते हैं जो लिखते हैं, कहीं वो पेपर, कहीं कटिंग या कुछ लेकर लिखते हैं। उसकी जो मौलिकता होती है वो कभी उसका वह आस्वाद, वह टेस्ट नहीं हो सकता है
जो एक किसी विशेषज्ञ के द्वारा जो संपादकीय लिखा जाता है, जो एडिटोरियल लिखा जाता है, दैट वाज रिटन बाय अ वेरी गुड एक्सपर्ट्स, यू कैन से। वो मतलब देश विदेश के जाने माने एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो आर्टिकल का जो आस्वाद होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसकी जो समझ होती है, वो समझ मैगजीन में उसकी नकल नहीं की जा सकती। क्योंकि जो मैगजीन में जो पढ़ के, हाँ आपको भी पढ़ने में शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन अगर धीरे धीरे एक एक आर्टिकल आप पढ़ना शुरू करोगे तो 5 मंथ्स में, 6 मंथ्स में धीरे धीरे आप उसकी समझदारी आपको डेवलप कर जाएगी। तो आप अगर उस तरह के मैगजीन्स को और जर्नल्स को एक बार आप पढ़ने के आदी हो जाते हो, तो आप ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को समझने लगोगे। और इकोनॉमी को समझने का एक बहुत बड़ा बेहतर तरीका होता है न्यूज़पेपर के टच में। हाँ ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक तो स्टैटिक होना ही चाहिए, फंडामेंटल्स तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन कई बार आप न्यूज़पेपर से पढ़ते पढ़ते ही फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हो, ये भी आपको एक बेनिफिट होता है। तो चलिए, अब ऐसे आप देखते हो कि ठीक है, तो अब इकोनॉमी में ये चीज तय हो गई कि भाई अब डेट जीडीपी रेशियो है वो 3% से ज्यादा अब नहीं करना है। लेकिन एक निराशा न्यूज़पेपर में पढ़ने पर आपको हुई होगी कि कल परसों इकोनॉमिक सर्वे ने भी दिया है इस बात को, नागेश्वरन महोदय ने भी बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार जिस तरह से फिजूल खर्ची कर रही है और राज्य सरकार का जो रेवेन्यू है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और उस कारण से अच्छा सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो सरकार के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जो सपोर्ट डायरेक्ट कर रही है और रेवेन्यू खर्च को बढ़ा रहे हैं, उचित नहीं है। उनको क्या करना है कि राज्य सरकार को अपने खर्च में कटौती करनी होगी। अब राज्य सरकार अपने खर्च में कटौती नहीं करती है तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, जैसे देखिए उसका दुष्परिणाम मैं आपको बताता हूं। होता यह है कि अब केंद्र सरकार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसने अगर अब 4.3% पर अपना कर लिया या 3% पर कर लिया, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अब उसका राजकोषीय घाटा बढ़ता है, तो सेंट्रल स्टेट को लेकर ओवरऑल जो डेट है, पूरे नेशनल डेट, वो बढ़ जाएगा। और नेशनल डेट बढ़ जाएगा तो जो क्रेडिट एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी, वो हमारे क्रेडिट को गिरा देगी, और क्रेडिट को गिरा देगी तो उसका परिणाम होगा कि हमारा जो सॉवरेन लोन है उस पर ब्याज बढ़ जाएगा। हम दुनिया में अगर कहीं से लोन उठाएंगे तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट लेकर कहेगा कि नहीं, आपकी इकोनॉमी बहुत रिलायबल नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा डेट का लोड है। तो इसलिए नागेश्वरन महोदय ने भी इस बात पर चिंता प्रकट की थी इकोनॉमिक सर्वे में कि स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कर रहे हैं वो भी थोड़ा कम करना होगा, इतने सारे सब्सिडीज दे रहे हैं, कम करना होगा, नहीं तो अब ये चलने वाली चीज नहीं है। परंतु इस नए बजट में स्टेट गवर्नमेंट को रिलीफ देने के लिए कुछ खास नहीं हुआ, और 16th फाइनेंस कमीशन ने भी 41% जो राज्य का शेयर है उसी को बहाल रखा है। जबकि आप जानते हैं कि राज्य सरकार, खासकर जो दक्षिण के राज्य हैं उसमें जो साउदर्न स्टेट्स हैं, और M.K. स्टालिन ने इसको लीड किया था, एक उन्होंने आपस में कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था और डिमांड किया था 50% कि हमें कुल जो फाइनेंस कमीशन है उसको कुल डिवाइजेबल इनकम का 50% मिलना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरचार्ज लगाती है उसमें भी हमें शेयर मिलना चाहिए। तो 50% तो खैर देखिए इम्पॉसिबल अमाउंट है, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य सरकार की थोड़ी सी जो चिंता व्यक्त करनी चाहिए, उन नए बजट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये थोड़ा सा निराशाजनक है। लेकिन चलिए, तो ये हुआ आपको डिमांड क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने। इसके अलावा डिमांड क्रिएट करने का एक रास्ता है टैक्स में। तो टैक्स तो पिछले साल ही रैशनलाइज कर दिया, उसमें कटौती कर दी, वही गवर्नमेंट के पर्सनल इनकम टैक्स इस बार जीएसटी में कर दिया, तो वो भी हो गया। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ा ही दिया है, तो ये मांग क्रिएट करने के लिए काफी है। इसके बाद अब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप किसानों को जो भी रियायत दे रहे हो, जितने आपका कृषि धन योजना है वो सब चल ही रही है, प्रधानमंत्री कृषि निधि योजना है वो सब चल ही रही है, कृषि सम्मान योजना है वो भी चल ही रही है। इस बार गवर्नमेंट ने किसानों के, छोटे किसानों के लिए कोई नई योजना की घोषणा नहीं की है। मार्जिनल और छोटे किसानों के लिए भारत विस्तार करके एक प्रोजेक्ट लाया है, जिसमें उसने ये कहा है कि इन किसानों को AI टेक्नोलॉजी के बदौलत
हम इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के बारे में समय समय पर भारत विस्तार के माध्यम से ऐसी पुख्ता सूचना देते रहेंगे जिससे उन्हें खेती में सुविधा होगी और उनके कृषि का डेवलपमेंट होगा। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट का आश्वासन इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है इस बजट में छोटे और मार्जिनल, यानी उसको कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी सीमांत किसानों को। बड़ी किसानों के लिए उसने या बाकी किसानों के लिए उसने कहा है कि जो फार्म सेक्टर है उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट की खेती होगी जिसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स की खेती पर सरकार ने इस बजट में बल दिया है। कहा है नारियल होगा, कोकोआ होगा और उसके अलावा चंदन की लकड़ी होगी। तो नारियल, कोकोआ, काजू और चंदन की लकड़ी ये हाई ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट होंगे जो किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि इससे कृषि आय बढ़ेगी। इसके अलावा आपको उसमें किसानों को कोई खास सहायता नहीं दिख रही होगी, लेकिन हाँ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ बूस्ट होता है तो उससे भी डिमांड क्रिएट होता है। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में से जो डिमांड आ रहा है वही आने की संभावना है, उसको बढ़ने की संभावना नहीं है। अब ला नीना चल रहा है, चलने दीजिए। आज मुझे न्यूज़पेपर में कहीं दिखा है कि अनलीनो का कुछ आसार नजर आ रहा है। अब वो उस पर मैंने पढ़ा नहीं है, संजोग से आज मैं जाऊंगा तो पढ़ूंगा कि भाई क्या आसार नजर आ रहा है। लेकिन अगर ला नीना है तो चलो मौसम अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, फूड सब्सिडीज भी अभी कंट्रोल में है। तो इसीलिए कुछ लोगों को लग रहा था कि जब भाई अभी मुद्रास्फीति भी कम है, सब कुछ कम है, तो फिर क्यों ना सरकार टैक्स में कटौती की। लेकिन वो भूल रहे हैं कि सरकार जितना खर्च बढ़ाई है और जितना टैक्स में कटौती की है, और ऊपर से इस बार क्या हुआ है कि आप लोग एक टेक्निकलिटीज को समझ ही रहे होंगे कि इनफैक्ट इस बार जो रियल जीडीपी ग्रोथ है और आप कह सकते हो कि जो जीडीपी ग्रोथ, जो रियल ग्रोथ है, वो रियल ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन जो जीडीपी का जो एक्चुअल आंकड़ा आ रहा है ग्रोथ का, वो आंकड़ा उतनी वृद्धि नहीं दिखा रहा है कि जिसकी बदौलत टैक्स की राशि सरकार कम कर सके। तो नॉमिनल जीडीपी जिसको बोलते हैं, उसकी राशि उतनी वृद्धि नहीं दिखा रहा है। और एक्चुअल में क्या होता है कि सरकार का राजकोषीय घाटा वगैरह पूरा होता है अगर नॉमिनल जीडीपी ज्यादा दिखाता है। वो एक टेक्निकल पहलू है, उसको मैं भी टच नहीं करूंगा। नॉमिनल और रियल जीडीपी निकालने के लिए आपको डिफ्लेशन को घटाना होगा, वो सब एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये इसमें अगर करेंगे तो हम विषयांतर हो जाएंगे, इसको इसलिए यहां पर छोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वैसे भी सरकार का हो सकता है 1.3 ट्रिलियन टैक्स में कमी आ जाए, तो अब सरकार कितना राहत दे सकती है, तो नहीं दे सकती। अब चलिए, अब गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें कुछ कुछ नई चीजों की घोषणा हुई जो आपने देखा होगा। जैसे 7 बुलेट ट्रेन से कॉरिडोर बनेगा, तो 7 रेल कॉरिडोर बनने वाला है। एक आप देखेंगे कि एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनने वाला है जो सीधे गुजरात को, वेस्ट बंगाल को गुजरात से जोड़ेगा। यह भी एक बहुत है। इसमें दिया गया कि आगामी 5 वर्षों में 20 वाटरवेज बनेंगे। फिर एक शिप रिपेयरिंग, एक क्लाइमेट निर्माण होगा जिसमें 2 शहरों का नाम लिया गया है, वाराणसी और पटना में। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा ओवरऑल विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा और तो रोजगार बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन बढ़ना और मांग बढ़ना तो दोनों साथ ही साथ होता है। फिर उससे क्या होगा कि हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगा। तो हमारा जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगा तो उसका फायदा होगा कि हमारा निर्यात बढ़ेगा। तो ये निर्यात में भी फायदा करेगा और प्रोडक्शन में भी फायदा करेगा। तो ये जो घोषणा है इसको दोनों में रख के देखिए, घरेलू में भी रख के देखिए और विदेश में भी रख कर देखिए। नेक्स्ट वन क्या होता है कि आपने लेबर रिफॉर्म्स तो पहले ही कर लिया है, मतलब गवर्नमेंट ने कर लिया है, लेकिन अब लेबर रिफॉर्म्स के बावजूद भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि भाई लेबर रिफॉर्म्स आप लाख करिए, जब तक आप स्किलिंग डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका फायदा नहीं है। तो इस बार देखिए, इस बार के बजट में एजुकेशन, मतलब प्राइमरी एजुकेशन पर और नीचे के एजुकेशन पर तो बल नहीं दिया गया है,
लेकिन 5 यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया है कि 5 जो यूनिवर्सिटी है वो खुलेंगे और उन सब के अपने अलग अलग एरियाज होंगे और कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज खुलेंगे जो हमारे कहीं ना कहीं फ्रेट कॉरिडोर के आसपास, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास होंगे, ताकि इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के बीच आपस में रिश्ता होगा। इसके अलावा हुआ कि भाई ठीक है, जो स्टेम एजुकेशन है, स्टेम एजुकेशन का मतलब हुआ कि जो हायर एजुकेशन है, जैसे साइंस का हुआ, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन हुआ, इंजीनियरिंग का हुआ और मैथमेटिक्स का हुआ, इसको स्टेम, इसको कहते हैं कि ये बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। तो स्टेम एजुकेशन से जुड़ी हुई जो लड़कियां होगी उसको हर शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। अब इसको भी नाम दिया गया नारी शक्ति। हालांकि नारी शक्ति नाम को मैं कभी पसंद नहीं करता व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एक आदर्शीकरण की बू आती है। अरे पुरुष महिला समानता की ही बात की जाए तो ज्यादा उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब नारी का अभिनंदन होने लगता है तो वो थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता है ऐसा कि भाई बराबरी का ही रिश्ता रहे तो ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जब इतिहास के हम लोग टीचर रहे हैं और जब भी इतिहास में नारी की पूजा हुई है तो उनका एक्चुअल आदर्शीकरण ही ज्यादा हुआ है, वास्तविक जीवन में उनकी स्थिति में गिरावट ही आई। तो कुल मिलाकर आप देखें तो मतलब ये एक अच्छा सा स्टेप है कि भाई एक गर्ल्स हॉस्टल इस तरह का बनेगा। और इसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत समय से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन में कम से कम आप 6% आप रखिए टोटल जीडीपी का, और इसमें इतना रखिए कम से कम 3% हेल्थ सेक्टर में, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। टोटल बजट आउटले का 2.5% हमें लगता है 2% के करीब हेल्थ सेक्टर में होगा और लगभग हमें लगता है 3% के करीब एजुकेशन सेक्टर में होगा। तो इसमें हेल्थ और एजुकेशन में जो होना चाहिए कंट्रीब्यूशन वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें ये है, हाँ एक चीज हुआ है कि हम लोगों का जो हाईटेक है, हाईटेक और इसके डेवलपमेंट में विशेष रूप से बल दिया गया है। जैसे आप देखेंगे एआई टेक्नोलॉजी, अब इसमें एक सेमीकंडक्टर मिशन 2O के बारे में आपने सुना होगा, 40,000 करोड़ की गवर्नमेंट ने घोषणा की है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक उसने घोषणा की है, ये जो एक फार्मा टेक्नोलॉजी की, फार्माटेक की, तो ये अपने आप में एक अच्छा और सकारात्मक कदम है। उसके बाद टूरिज्म सेक्टर की घोषणा हुई है कि टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए कम से कम बहुत सारे जो टूरिस्ट एक्सपर्ट्स हैं उसको डेवलप किया जाएगा, उनका स्किलिंग और उनको एजुकेशन दिया जाएगा, टूरिज्म सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। उससे बहुत अच्छा होगा, उसके आम के अमर गुठलियों के दाम, एक तो रोजगार संवर्धन भी होगा, दूसरा हम सर्विस सेक्टर के माध्यम से हम विदेशी मुद्रा और डॉलर को भी लाएंगे। फिर डॉलर को लाने के लिए एक और भी उपाय किया गया है, जो एनआरआई निवेश है उसको सुरक्षा दी गई, उसको बढ़ाया गया है। कहा गया है कि एनआरआई सीधे अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के माध्यम से वो मार्केट में सीधे सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं। तो एनआरआई निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है इस बजट में। तो अनिवासी भारतीय जब निवेश करेंगे तो डॉलर में करेंगे, तो डॉलर का आगमन होगा, तो रुपये में जो गिरावट हो रही है, जो इस बार आपने देखा हुआ कि 92 रुपीज तक पहुंच गया था, वो 90 मतलब $1 92 रुपीज के करीब पहुंच गया था, मतलब 91.96 तो हो ही गया। तो अब यहां तक पहुंच गया था, उसमें गिरावट रुक सकती है। तो एनआरआई का डॉलर भी आएगा। फिर हम लोग उसके बाद हमने ये भी किया है कि 2047 तक हमारा जो क्लाउड प्रोवाइडर जो हमारे होंगे, जो हमारे डाटा सेंटर्स को क्लाउड प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स को, तो उनको हम 2047 तक टैक्स से फ्री रखेंगे। तो इससे क्लाउड सर्विस इंडिया को मिलता रहेगा 2047 तक। और वो क्लाउड सर्विस यहाँ पर डाटा सेंटर्स बहुत खुलेंगे, और डाटा सेंटर्स खुलने का मतलब है कि हम लोग
एक एआई के बहुत बड़े सप्लायर और एआई के क्षेत्र में हम लोग काफी लीडिंग हो सकते हैं। दूसरी बात है कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी गवर्नमेंट ने विशेष प्रावधान लाया है कि क्रिटिकल मिनरल्स के डेवलपमेंट के लिए हम करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने एक गुट बनाया है, उसका नाम है पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका में भी 9 कंट्री शामिल है। 10वां इंडिया को भी इनवाइट किया गया है, जो एस जयशंकर गए भी थे, लेकिन अभी तक इंडिया का मेंबरशिप कंफर्म नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पैक्स सिलिका का उद्देश्य है कि चाइना के समानांतर हम क्रिटिकल मिनरल्स पर अपना नियंत्रण बना के रखें। तो ये आपके बजट का जो मेजर चीज है। मुद्दा ये नहीं कि बजट में कितने प्रावधान है, क्या प्रावधान है। आप बजट को डेटा के अनुसार मत देखिए, आप पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बनाइए और देखिए बजट ने किस किस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया है और कहां कहां बजट पीछे रह गई है, कहां कहां बजट में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक विजन भी दिया गया है। अब जैसे इस बार देखिएगा डिफेंस पर चर्चा नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं, डिफेंस पर गवर्नमेंट काफी काम कर रही है और डिफेंस के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर होने की बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। बट इट वॉज ए मैटर ऑफ चांस कि इस बार डिफेंस की चर्चा नहीं हुई। पहले डिफेंस आउटले के बारे में भी काफी बताया जाता था, तो उसकी कुछ ऐसी चर्चा नहीं हुई है। तो और बाकी तो यही जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो विशेष क्षेत्र में है। और आप लोग भी न्यूज़पेपर देखते रहिएगा। और बस मैं वही कहूंगा, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। केवल आंकड़े मत देखिए, आंकड़े को आप पूरे स्ट्रक्चर से जोड़कर देखिए, फिर बजट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आज मैं यही रुकता हूं, फिर मैं किसी दूसरे लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।